हाय स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी कि जो रिस्पॉन्सेस आपने मुझे लास्ट क्लासेस के दिए, आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट। सो आज वो लेसन मैं वहीं कंप्लीट करके अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। वो है मैं हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेके हम इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने सुना होगा वो कोटेशन कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए वुमन। सो सेम हम सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो थ्योरी पार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिकल पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं और थ्योरी छोड़ देते हैं, वो एग्जाम में ऑलमोस्ट वो फेल होने के चांसेस बन जाते हैं उनके। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी आज थ्योरी स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट और डेथ। तो रिटायरमेंट क्या होती है अब पार्टनरशिप में? अगर आप पार्टनरशिप के बेस में देखें तो रिटायरमेंट होती है व्हेन ए पार्टनर सीज टू बी ए पार्टनर। कि अ पार्टनर व्हेन अ पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर। इट मीन्स जब कोई पार्टनर जो होता है अपनी पार्टनरशिप डीड को वो एंड कर देता है, तो वो पार्टनरशिप से बाहर निकल जाता है। तो वो पार्टनर रहता नहीं उसका बिजनेस का, पार्टनरशिप बिजनेस का। तो उस टाइम पर उसको हम रिटायरमेंट कह देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो रिटायरमेंट में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड होती है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमारी खत्म हो जाती है रिटायरमेंट के केस में। तो उसकी जगह पर क्या आ जाती है, हमारी न्यू पार्टनरशिप डीड आ जाती है। न्यू पार्टनरशिप डीड जो है वो तैयार होती है। ये वाली हम बनाते हैं, क्योंकि जब एक पार्टनर, हमारा 3 पार्टनर थे, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, इनमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो सकता है, ए बी सी कोई भी हो सकता है, रिटायर हो गया। तो हमारे पास जो ए बी सी की जो उनकी क्या कहते हैं, उनकी पुरानी हमारी जो पार्टनरशिप डीड थी, टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो चेंज हो जाएंगी। हम उस बेस पे न्यू पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मीन्स इसका नया संविधान बन जाता है, क्योंकि ओल्ड एक पार्टनर तो चला गया, अब जो बाकी बचा उनको तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो फॉलो करने हैं ना। तो उसको हम न्यू पार्टनरशिप डीड जो बनाते हैं उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। अब आ जाता है इसमें कि हम रिटायरमेंट के रीजंस क्या हैं, इसमें पार्टनरशिप डीड में रीजंस क्या हैं, ये क्यों हो जाती है, किस तरह से हो जाती है। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट रीजन बन सकता है कि एट विल। अब कोई पार्टनर है और वो कहता है कि एबीसी पार्टनर से हमारे पास ही कहता है कि मेरी मर्जी है, अब मैं बिजनेस नहीं कर सकता, कि अब मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करो, मेरे को आप उसमें से रिटायर कर दीजिए। तो एट विल, अब उसकी मर्जी है। अब मर्जी तो है, उस केस में वो क्या करेगा, एक रिटर्न नोटिस बनाएगा, वो नोटिस देगा, बाय नोटिस। वो नोटिस देगा कौन से पार्टनर्स को, जो उसके रिमेनिंग पार्टनर्स बच के, उनको वो रिटर्न नोटिस देगा। और उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उस केस में वो क्या करते हैं, वो अपना कंसेंट देते हैं। वो अपना कंसेंट देंगे, कंसेंट देने के बाद हम जो पार्टनर जाना चाहता है उसको हम रिटायर कर देते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं जो भी इसकी बनती है। दूसरा केस है बाय अग्रीमेंट। बाय अग्रीमेंट, मान लो हमने जो पार्टनरशिप की थी तीनों पार्टनर्स की, कोई भी 2 हो या 3 हो 4 हो, उस पार्टनरशिप में हमने क्या किया था, जब हमने इसको एडमिट किया था, किसी को भी जिसको भी एडमिट हुआ था, हमने किसी को जब एडमिट किया तो उसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दिया उसको पार्टनरशिप डीड में कि ही विल डू बिजनेस और ही विल बी इन पार्टनरशिप फॉर प्रोजेक्ट और मे बी फॉर सम ऑफ द ईयर्स, कि कोई प्रोजेक्ट के लिए या कुछ साल के लिए वो काम करेगा, उसके बाद हम उसे रिटायर कर देंगे। तो ये केस आ जाता है बाय अग्रीमेंट का। ये रिटायरमेंट के मेन 2 केसेस होते हैं। और अदर कोई डिस्प्यूट हो गया तो दैट विल बी टेकन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, जो इसकी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा उस तरह से हम उसमें कर देंगे अगर डिस्प्यूट केस आ जाए। तो मेन रीजन ये एट विल और बाय अग्रीमेंट से हो जाती है रिटायरमेंट।
अब इसमें मेन चीज आती है रिटायरमेंट में पढ़ने वाली, जिसे हम कहते हैं सबसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं। गेनिंग रेशियो, अब गेनिंग रेशियो क्या चीज होती है? गेनिंग रेशियो क्या है? अ रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स, इसमें हम एक्चुअल में गेनिंग के साथ, अगर आपको याद होगा एडमिशन के टाइम पर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ी थी, ठीक है। तो अब इस रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालते, रिटायरमेंट में हम गेनिंग रेशियो निकालते। अब गेनिंग रेशियो है क्या चीज? मान लो ए बी सी तीनों पार्टनर्स थे, उसमें से सी चला गया, तो ए और जो बी है ये क्या करेंगे, जो सी का जो शेयर है, जो सी का शेयर जो है ये इसको क्या करेंगे, एक्वायर कर लेंगे। जो सी का शेयर जो जा रहा है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, ए और बी उसको एक्वायर करेंगे, और जिस रेशियो में वो एक्वायर करेंगे उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में वो सी का शेयर करेंगे तो हम बोलते हैं अ रेशियो इन विच remaining partners, not old partners, remaining partners acquire share of कौन सा पार्टनर का, आउटगोइंग पार्टनर का या फिर रिटायरिंग पार्टनर्स का। तो ये होती है हमारी गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला से पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने एडमिशन में पढ़ा था, वो क्या था, हमारा ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो जो होती है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाता है इसमें, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसका वाइस वर्सा होता है गेनिंग रेशियो। बट इस केस में क्या होता है, अगर किसी की गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त किसी का नेगेटिव आ गया तो वो उस केस में गेनिंग बन जाती है। उस केस में वो गेनिंग रेशियो हो जाएगी, अगर सैक्रिफाइसिंग नेगेटिव हो गई तो। इसी तरह इसका वाइस वर्सा करें तो गेनिंग रेशियो जो हो जाती है उसका फॉर्मूला होता है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेम अगर हमारी गेनिंग रेशियो निकालते वक्त किसी का नेगेटिव आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी, उस बंदे की सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। अब आ जाता है हमारा मेन, इसमें क्या है कि अब कैसे निकालते हैं वो आपको मैं अलग नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि इसमें बहुत आसान तरीका होता है। छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको गेनिंग इसमें रिटायरमेंट में अगर मान लो 3 पार्टनर है, 1:1 है, तो सी चला जाता है, तो इनकी जो न्यू रेशियो बनती है इसकी सीधी डायरेक्टली A:B है, तो A:B रहेगा, तो इनकी 1:1 रह जाएगी। अगर ये मान लो ये 3:2:1 होते तो सी चला गया, तो इनकी जो रेशियो रह जाएगी न्यू रेशियो वो 3:2 है। बाकी फर्दर हम दूसरी क्लास में करेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है इसमें कि जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब उसको हम यहां कर लेते हैं, हम डिफरेंस बिटवीन निकाल लेते हैं दोनों का। यहां पर हमारे पास सबसे पहले डिफरेंस, बेटा कोशिश करो डिफरेंस जब भी आप लिखोगे उसको बहुत इस तरह से होना चाहिए कि हमें दूर से दिखना चाहिए कि जो आपने डिफरेंस किया है वो किस तरह से किया हुआ है। अगर मैं डिफरेंस बनाता हूं इन दोनों पार्टनर्स का, तो मैं सबसे पहले इनका इस तरह से एक बेसिस बनाता हूं कि किस बेस पे मैं डिफरेंस करने जा रहा हूं। दूसरा मैं लिख लेता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। नेक्स्ट यहां गेनिंग रेशियो लिख लेता हूं। तो मैं बेस बनाने से क्या होता है, अब देखो यहां पर ये कितने अच्छा दूर से दिखाई देगा और एकदम आपको याद भी रहेगा। ऐसा लिखने से आपको कभी भूलेगा भी नहीं। अब मेरे पास सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस करूंगा, तो व्हाट इज मीनिंग, मैं इनका मीनिंग लिख लूंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है और गेनिंग रेशियो क्या होती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स
sacrifice their share, अपना वो शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ, किस फेवर में, इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर और ए न्यू पार्टनर। ये क्या बन गई मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जो गेनिंग रेशियो है वो क्या है, इसमें क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हमारे रिमेनिंग हो जाते हैं, इसमें ओल्ड नहीं लेते हैं क्योंकि रिमेनिंग ओल्ड में वो भी आ जाता है जो हमारा जा रहा है, तो हम रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर, ये एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो आउटगोइंग पार्टनर था उसके शेयर को ये क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, वो होगी गेनिंग रेशियो। ये इनका मीनिंग का डिफरेंस आ गया। दूसरा, अगर आप ये फर्स्ट है, दूसरा मैं देखूं टाइम ऑफ कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन टाइम। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कब निकालते हैं, मोस्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी हम निकालेंगे, जब भी निकलती है ये हमारी एडमिशन के टाइम पर निकलती है, ड्यूरिंग एडमिशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर को एडमिट करेंगे तो उस टाइम पे हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, ड्यूरिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर को रिटायर कर लेते हैं तब हम क्या निकालते हैं, उसमें हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। अब देखो तीसरा, इसमें आ जाता है फॉर्मूला या फिर मेथड। कितना आसान हो रहा है इस तरीके से लिखने का, आपको दूर से डिपिक्ट हो रहा है, दूर से नजर में आ रहा है। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका, अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला देखो तो ये है ओल्ड रेशियो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। और आप जीआर गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। अब आ जाता है हमारे पास फोर्थ, इसमें नीड। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है और हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है। सैक्रिफाइसिंग की रेशियो मैंने आपको पहले ही बोला, ये हमें एडमिशन के टाइम पे जरूरत आती है, खासकर हम कब निकालते हैं इसको, एडमिशन के टाइम पर। तो जब भी हम इसको एडमिशन के टाइम पर निकालते हैं तो इसकी जरूरत हमें किस लिए पड़ती है, क्योंकि उसमें जो भी नया पार्टनर आता है वो अपने साथ कुछ प्रीमियम लेकर आता है, ठीक है। तो टू डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम, जो भी वो प्रीमियम लेकर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। अब गेनिंग रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है, अब गेनिंग रेशियो में क्या होता है, हम जो हमारा आउटगोइंग पार्टनर होता है, जो रिटायर हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कुछ कंपेंसेट करते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं, ताकि अब आप रिटायर हो रहे हैं, आपका जो भी प्रॉफिट बनता है, जो भी अमाउंट बनता है, हम उसको पे कर देते हैं एज इट इज, जो भी आपका एज पर डीड आपका बनेगा। तो टू कंपेंसेट रिटायरिंग पार्टनर, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। और एक मेन टॉपिक और हो सकता है हमारा डिफरेंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या होता है, जो भी न्यू पार्टनर आता है वो कुछ ना कुछ पेमेंट जो लेकर आता है, वो पेमेंट हम क्या करते हैं, वो हम कैपिटल अकाउंट में जो ओल्ड पार्टनर होता है उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इस केस में कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है, ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड। और जो हमारे गेनिंग रेशियो के टाइम पर, जो हमारे रिटायरिंग के टाइम पर हम क्या कर देते हैं, हम इसमें ओल्ड पार्टनर जो होते हैं, हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि हम उनसे ही वो कंपनसेशन निकालते हैं और हम जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको हम दे देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड, उसको हम डेबिट कर देते हैं। ये हमारा मेन डिफरेंस है। देखो कितना आसान और सिंपल तरीका हमारा डिफरेंस याद करने का, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास मेन आ जाता है, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में जो डिफरेंस का जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो यही है। अब आ जाता हमारा इसमें डेथ ऑफ पार्टनर। अगर आप डेथ ऑफ पार्टनर्स पे चलें, उसकी थ्योरी में अगर हम ध्यान दें तो डेथ क्या है, पार्टनर्स की डेथ अगर आप मेंशन करें तो डेथ ऑफ ए पार्टनर कैन बी एनी डेथ, मे बी एक्सीडेंटल डेथ और मे बी नेचुरल डेथ। ठीक है, पार्टनर्स की डेथ एक्सीडेंटल भी हो सकती है, एक्सीडेंटल डेथ और नेचुरल डेथ, बोथ, ये दोनों हो सकती हैं हमारी डेथ ऑफ ए पार्टनर्स केस में। अब कुछ और केसेस को तो लीगल इश्यूज, वी डू नॉट हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स। सो ये डेथ के केस में आ जाता है हमारा थ्योरी पार्ट में। और इसमें अगर आप देखो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो है हमारी, जो रिटायरमेंट्स की एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर बोथ सेम रहती हैं। बट इस केस में क्या आ जाता है, रिटायरमेंट के केस में, जब अगर आप रिटायरमेंट का केस देखोगे, रिटायरमेंट का और डेथ का केस, इसमें मेन डिफरेंस आ जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आता है। क्या आता है डिफरेंस? रिटायरमेंट में बाकी सब कुछ हमारा सेम है, रिवैल्यूएशन, क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड डेथ। रिटायरमेंट के केस में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इन केसेस में, तो यहां पर हम उसकी जो भी पेमेंट होती है, अगर उसने कोई लोन लिया होता है रिटायरिंग पार्टनर्स का, और पार्टनर का जो लोन होगा उसका लोन पे कर देंगे। ठीक है, ये इसकी पेमेंट करती है, इसका कैपिटल बैलेंस नहीं बनाया जाता। हम उसको, अगर उसने कुछ कैश भी लिया होता है तो वो भी हम उसका पे कर देंगे, कैश में पे किया, बाकी उसका लोन में पे कर देते हैं। पर डेथ के केस में क्या आ जाता है, हम यहाँ पर उस पार्टनर की जो कैपिटल होती है उसको हम यहाँ पर जो बैलेंस बनाते हैं डेबिट साइड पर, उसको अगर उसने कोई लोन लिया होता है रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन, तो वो लोन पे कर लेते हैं। अगर उसने कोई कैश भी लिया होता है तो वो भी हम उसको पे किया होता है यहाँ पर। उसके बाद जो बाकी उसका पेमेंट होती है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में उसको ट्रांसफर करके और उसकी हम पेमेंट फाइनल कर देते हैं। और इसके बाद इसमें मेन हमारा जो डेथ के केस में आता है, एक कैपिटल अकाउंट आ जाता है मेन, और हो सकता है कभी कभार हमें क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाइए। उस केस में क्या कई बार आ जाता है कि 25% इस तरह से पे कर दो और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। तो यहां तक ही इसका डेथ का केस है, इसमें यहां तक की थ्योरी आती है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और जो भी मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं, थैंक्स फॉर देम, एंड द न्यू व्यूअर्स, and please stay with me for the next classes. So अब next class में जल्दी से जल्दी मैं इसका practical portion पकड़ने वाला हूँ। So be contacted with me, और अगर किसी को कोई भी इशू है, कोई पूछना चाहता है कुछ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू।